हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। तो ये जो मेंसुरेशन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका वेटेज तो ऑफकोर्स ज्यादा होता ही तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये जैसे कि हमने विजुअलाइजिंग 3D शेप्स देखा था, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप जो प्रीवियस चैप्टर देखा था, तो उसमें अलग अलग टाइप के सॉलिड शेप्स देखे थे। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंशन है, उनके बारे में कुछ पेरीमीटर, वॉल्यूम, एरिया ये सब निकालने, सरफेस एरिया, तो ये सब निकालना है पूरे इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, एंड ये जो चैप्टर है यहीं पे इसी क्लास में थोड़ा खत्म नहीं होता है, ये एक्चुअल में कंटिन्यूएशन में चलता है। क्लास 9 में भी एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम का एक चैप्टर आएगा जो इसी के आगे कंटिन्यू रहेगा। फिर क्लास 10 में भी फर्दर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक चैप्टर आएगा, फर्दर ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। तो ये चैप्टर को तुम बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, और है ये अपना पूरे टॉपिक का मैंने लास्ट चैप्टर रखा है। जो 2 चैप्टर बचे हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स एंड प्लेइंग विद नंबर्स, मैंने तो तुम लोगों को सेल्फ स्टडी में पहले ही बोला था, लेकिन अगर कुछ रिक्वायर्ड होगा तुम्हें, अगर उसमें हेल्प लगेगी, अपन एक काम करेंगे, उसमें एक जूम सेशन रख लेंगे। अदरवाइज ये वीडियो लेक्चर पे ये तो सबसे लास्ट चैप्टर है अपना। ठीक है, इसके बाद अपना पूरा टॉपिक ही, पूरा सिलेबस क्लास 8 का खत्म हो जाएगा। तो देखो, लास्ट चैप्टर में सबसे अच्छा और सबसे डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, सबसे इंटरेस्टिंग ऐसे बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ये सबसे मजेदार है। तुम्हें यहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि तुम्हें अलग अलग टाइप ऑफ फिगर्स, हो सकता है वो 2D हो, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, जो भी है, काइट। ठीक है, तो ये सब 2D शेप हो सकते हैं। तो उनके बारे में तुम्हें कुछ पेरीमीटर या एरिया निकालना होगा। ठीक है, फिर पेरीमीटर और एरिया तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो कि प्रीवियस क्लासेस में। नहीं पढ़ा तो एक बार मैं डेफिनेशन वापस एक बार बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा क्या है। फिर उसके बाद हम लोग 3D शेप के बारे में पढ़ेंगे। कौन से 3D शेप? तो बस 3 3D शेप, पॉलीहेड्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस नॉर्मल कोई 3 3D शेप्स है। वो है क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, तो ये 3 3D शेप्स के बारे में हम लोग उनका सरफेस एरिया एंड उसका वॉल्यूम करेंगे। तो ये देखो, थर्ड और फोर्थ टॉपिक जो 3D के बेस्ड है, कि 3D शेप्स है, और फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक 2D शेप्स पे है, मतलब नॉर्मल प्लेन सरफेसेस, जैसे कि देखो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन। तो ये सब 2D शेप, 2D फिगर्स है, 2D शेप्स है, सॉलिड 2D प्लेन कर्व्स है। और ये जो है दोनों तीनों, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, जो 2 टॉपिक्स के अंदर है, वो 3D सॉलिड शेप्स है, जो कि अपन ने विजुअलाइजिंग 3D शेप्स में देखा था। ठीक है, तो इनको मैं बारे में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम लोग को जानना है पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो एक क्लोज्ड फिगर है, जैसे कि ऐसा कुछ मान लो, ऐसा कुछ अगर है हमारे पास क्लोज्ड फिगर, तो इसका मतलब क्या है कि बस ये क्लोज्ड फिगर का, जो भी क्लोज्ड फिगर है, ए बी सी डी एफ, ठीक है, हेक्सागोन है, क्योंकि 6 साइड्स है, यहाँ पे 6 वर्टाइसेस है, 6 साइड्स है, तो हेक्सागोन है। तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो ये जो भी बाउंड्री बन रही है, ए बी का लेंथ, बीसी का लेंथ, सीडी का लेंथ, डी का लेंथ, ई एफ का लेंथ और ए एफ का लेंथ, इन सब बाउंड्रीज का जो भी लेंथ रहेगा, अगर उन सबको ऐड करेंगे तो वो अपना हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जब भी अपन कोई मैदान में फेंसिंग करते हैं तो हम लोग पेरीमीटर पे फेंसिंग करते हैं। तो पेरीमीटर मतलब जो भी उसका बाउंड्री है, बाउंड्री का टोटल लेंथ जितना भी रहेगा। जैसे कि अगर सर्कल, अगर हमारे पास अगर कोई फिगर है सर्कल, तो इसका पेरीमीटर मतलब ही क्या होता है? पेरीमीटर इज सर्कमफरेंस। ठीक है, पेरीमीटर इज सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का मतलब क्या होता है? ये जितना भी इसका सर्कुलर फेंसिंग है, इसका बाजू में जो आ रहा है, यहाँ पे तुम लोग को होपफुली सबको पता होगा सर्कमफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये है सर्कमफरेंस। जो भी पेरीमीटर रहता है बाउंड्री का लेंथ, वो सर्कमफरेंस रहेगा। तो जो भी पेरीमीटर रहता है वो बस बाउंड्री का टोटल लेंथ रहता है। और ये बस 2D फिगर की बात करते हैं। अगर 3D शेप, यानी अगर कोई 3D फिगर हमारे पास आ गया, तो उसके लिए कुछ पेरीमीटर की बात नहीं करते। पेरीमीटर बस 2D शेप्स के लिए ही होता है, 2D प्लेन फिगर्स के लिए ही होता है, जो कि एक प्लेन पे लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया, तो एरिया होता है हमारे पास, एरिया क्या होता है कि जो भी उसके अंदर का रीजन जितना भी कवर कर रहा है वो होता है एरिया। जैसे कि ये इसके अंदर का रीजन, जैसे कि एरिया ऑफ अ सर्कल तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ अ जो भी बाकी सब चीजें हैं वो सभी पढ़ी होंगी, तो एक एक करके वो भी मैं डिस्कस को करने ही वाला हूं। तो वो सब चीजें हैं। तो बेसिकली एरिया क्या है? द मेजर ऑफ रीजन एनक्लोज्ड इन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द क्लोज्ड कर्व। तो जो भी क्लोज्ड कर्व है उसके अंदर में जो भी रीजन कवर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एरिया। जैसे कि सपोज एक प्लॉट, एक लैंड लिया हमने, और वो लैंड किसी कुछ अमाउंट ऑफ लैंड लिया है, जैसे कि मान लो 100 मीटर स्क्वायर। तो ये 100 मीटर स्क्वायर जो
लैंड का जो जगह है, जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका एरिया है। तो जो भी वो एंक्लोज कर रहा है, जो भी रीजन, अमाउंट ऑफ मेजर ऑफ रीजन जो भी रहेगा वो एरिया रहेगा। ये वापस से 2D फिगर्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 3D फिगर्स में। तो 3D फिगर्स में क्या होता है, जैसे कि क्यूब मान लो या फिर क्यूबॉइड मान लो, जैसे घर पे जो डाइस होता है, मैंने क्यूब के बारे में बताया था। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पूरा का पूरा, जैसे कि एरिया बस प्लेन फिगर के लिए होता है, वॉल्यूम पूरा का पूरा जितना भी कवर कर रहा है। कि अगर सोचो एक एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक बकेट है, बकेट में मैंने पूरा पानी भरा है और उस मतलब पूरा ऊपर तक रिम तक पूरा पानी भरा है, और सपोज मैं उसमें कोई क्यूब या फिर डाइस या फिर बड़ा सा कुछ एक ऑब्जेक्ट पुट करता हूं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि अपने आप जैसे ऑब्जेक्ट पुट करते हो तो पानी वहां से बाहर निकलता है, मतलब ओवरफ्लो हो जाता है पानी। ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमने ऑब्जेक्ट पुट किया उसका कुछ, जो भी 3D ऑब्जेक्ट जो इमर्स किया पानी में, तो उसका कुछ ना कुछ तो स्पेस था। तो वो जो भी स्पेस रहता है उसे कहते हैं वॉल्यूम। कि कोई भी 3D शेप एक स्पेस में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो होता है वॉल्यूम। तो 3D शेप के लिए देखो यहां पे लिया है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो जो भी अंदर का जितना भी पार्ट ये कवर कर रहा है ये क्यूब, तो ये इसका क्या रहेगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम एक 3D शेप के लिए होता है, एरिया एक 2D फिगर के लिए रहता है। वॉल्यूम 3D सॉलिड शेप और एरिया 2D प्लेन फिगर, तो ये याद रखना है। फिर एक और टर्म आने वाला है जो कि सरफेस एरिया। अब क्या होगा 3D फिगर के लिए, जैसे कि मैंने कहा ये और ये 3D फिगर की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्यूबॉइडल सिलेंडर का सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा जब स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं पूरे चैप्टर में। सरफेस एरिया का मतलब कि ये जो भी यहाँ पे क्यूब में कितने फेसेस है, जो कि हमने विजुअलाइजेशन सॉल्यूशंस में किया था, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस है, ठीक है। अब इन 6 फेसेस के जो भी ये फेसेस हैं, तो ये जो फेसेस है ये ऊपर का एरिया, ये राइट वाले का एरिया, ठीक है, ये लेफ्ट वाले का एरिया, ये नीचे वाले का एरिया, ये सामने वाले का एरिया और ये पीछे वाले का एरिया। तो जो भी यहाँ पे जो 6 फेसेस है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, तो उन सब एरियाज को अगर ऐड करोगे तो उसे कहते हैं 3D शेप का सरफेस एरिया। कि जो भी सरफेस, जो भी बाउंड्री वाला एरिया आ रहा है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो वो भी एक कंसेप्ट है, वो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा जब मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करूंगा, थर्ड और फोर्थ टॉपिक, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है, हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सब तुम्हें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। लिख लो इन टॉपिक्स को अच्छे से। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो कि आज अपन इसको पूरा कवर करने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। पहले इतना टॉपिक्स नोटबुक में अच्छे से एक बार लिखो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, पेरीमीटर एंड एरिया। तो अलग अलग यहाँ पे टाइप ऑफ फिगर्स लिखे हैं मैंने, कुछ कुछ तुमने ऑलरेडी पढ़ भी लिए होंगे, तुम्हें पहले प्रीवियस क्लासेस में जो भी ये सब चीजें पढ़ ली होंगी, लेकिन कुछ कुछ नहीं पढ़े होंगे कोई कोई लोगों ने, तो वो जो नहीं पढ़े हैं तो वो एक बार देख लो एक बार कैसे कैसे चीजें हैं। तो देखो सबसे पहला है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइडेड फिगर, यानी ऐसा फिगर, प्लेन फिगर जो कि जिसके 3 साइड्स हैं, 3 वर्टाइसेस हैं और 3 एजेस बोलते हैं तो बोल सकते हो, ऐसे सेम ही चीजें, साइड्स और एजेस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, नोटेशन याद रखना कि अगर यहाँ पे वर्टेक्स ए है तो वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड लेंथ होती है वो होती है स्मॉल ए। वर्टेक्स बी की जो साइड लेंथ जिसके अपोजिट रहती है वो रहती है स्मॉल बी, ठीक है। ये नोटेशन होता है इसका कि ये ए वर्टेक्स के अपोजिट वाली जो साइड है, यानी ये बी जो है वो एसी लेंथ के बराबर है, ए जो है वो बीसी लेंथ के बराबर है। ये जो बीसी है वो एक्चुअल में उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो लेंथ है इसको क्या बोलोगे आप, तो ए बी लेंथ है, सी के अपोजिट है तो स्मॉल सी विच इज ए बी लेंथ। तो इस तरीके से नोटेशन होता है, ए बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहां पे लिखना है ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, आर द साइड्स, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल। तो देयरफॉर सबसे पहले अपन देखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं यहां से कोई एक परपेंडिकुलर बनाऊं, कोई भी एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर, तो ये अगर मैं पॉइंट चलो मान लेता हूं ये डी पॉइंट है, तो इस केस में जो एडी जो बनेगा, एडी उसको बोलेंगे हाइट, हाइट जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको एच भी लिखते हैं। कि इस ट्राइंगल में अब अगर एडी जो है वो परपेंडिकुलर है टू द बीसी, तो इस केस में एडी जो है हाइट बन जाएगा एंड बीसी जो है वो बन जाएगा बेस। और फॉर्मूला क्या होता है,
और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ इंटू बी इंटू एच, सेम चीज। तो इस तरीके से ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आता है। क्या करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में, बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर करोगे तो वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा। मैं इनके कुछ प्रूफ्स नहीं बता रहा हूं, ये सब तुम्हें ऑलरेडी प्रूफ्स अगर आते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई टेंशन मत लेना। ये सब एक्चुअल में बस सिमिलर ट्राइंगल्स जो भी हमारे होते हैं उनसे प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल, अब ये सब देखो जो भी अपन कर रहे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब 4 साइडेड फिगर है जो हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स में देखे थे। तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटर्स के टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का डायग्राम कैसा बनेगा, अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल, और हर एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री, ऐसा कुछ बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे हर एक एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। ये सपोज ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। रेक्टेंगल में 2 चीजें होती है लेंथ की अगर बात की जाए तो, एक होता है जो बड़ा वाला जो लेंथ होता है उसको लेंथ ही बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में उसको ब्रैकेट में एल लिखते हैं। एंड जो छोटा देखो एडी, अब ये एल है तो बाय डिफॉल्ट ये भी एल है, ये भी एल रहेगा। सिमिलरली ये जो छोटा वाला लेंथ है उसको बोलते हैं ब्रेड्थ, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी। तो ये छोटा वाला लेंथ है तो ये भी क्या रहेगा, तो ये भी बी रहेगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर तुम्हें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होता है, पूरे बाउंड्रीज का लेंथ। तो इसका मतलब एल जो है 2 बार ऐड हो जाएगा, बी जो है 2 बार ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा एल प्लस बी, यानी पेरीमीटर जो आएगा फॉर्मूला जो तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो ये बन गया 2l, ये बन गया 2b, 2 कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। फर्दर एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये ऐसा याद रखना है कि जो भी लेंथ रहेगा और जो भी ब्रेड्थ रहेगा उसका प्रोडक्ट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, एल और बी क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ। फर्दर एक और चीज होती है यहां पे जो कि होती है डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालोगे, तो देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है हमारे पास, तो उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज होती है। क्या होती है वो पाइथागोरस थ्योरम, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और सपोज ये ए है तो ये स्मॉल ए, ये बी है तो ये स्मॉल बी, ये सी है तो ये स्मॉल सी, सेम नोटेशन में कर रहा हूं, वर्टेक्स के अपोजिट उसका स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे एक थ्योरम होता है, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, तो ये जो भी साइड्स है वो दोनों के स्क्वायर का सम वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर रहेगा, जो कि बहुत लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता तो अभी पता कर लो, याद रखो अब से। तो यहां पे मैं वही चीज अप्लाई कर रहा हूं। ये देखो ये डायगोनल बन गया, डायगोनल, ठीक है। सिमिलरली ये भी डायगोनल बन जाएगा। तो डायगोनल विच इज AC और BD, दोनों में से कोई भी ले लो, इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये दोनों साइड्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब ये जो भी हाइपोटेन्यूज था अपना, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि तुम्हें याद रखनी पड़ती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं स्क्वायर, सबसे सिंपल वाला। अगर रेक्टेंगल आ गया तो स्क्वायर भी आ जाना चाहिए। यूजुअली स्क्वायर में जो होता है वो सब साइड्स इक्वल रहती है, ठीक है। ये ए है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा साइड, और ये भी ए रहेगा, और सारे एंगल्स क्या रहेंगे 90 डिग्री। तो सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स 90 डिग्री, तो स्क्वायर की बात होगी। तो इसका मतलब इन अ स्क्वायर लेंथ इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, एक स्क्वायर के अंदर लेंथ L इज इक्वल टू ब्रेड्थ B इज इक्वल टू, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइड A, ठीक है। बस मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ, रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस डिफरेंस क्या है कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जा रहे हैं। तो बस इन फॉर्मुलेज में मुझे L और B को इक्वल टू A करना है। तो देखो सबसे पहला क्या, देखो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, अब देखो L और B को इक्वल करो, तो L और B को अगर इक्वल करोगे, L भी A है और B भी A है, तो A प्लस A 2A, और 2A इंटू 2 तो ये बन जाएगा 4A। और देख भी सकते हो इनफैक्ट
चार साइड्स है स्क्वायर के अंदर, चारों साइड्स का लेंथ इक्वल है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड या फिर 4 है। तो यहां से तुम्हें डिराइव करना है, यहां से करो या फिर ओरली भी ऐसे देखना है तो देख सकते हो। फिर एरिया ऑफ अ स्क्वायर अगर देखोगे तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या रहेगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेड, ये लेंथ भी ए है ब्रेड भी ए है, तो ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर, या फिर उसको स्मॉल ए स्क्वायर भी बोलना है तो बोल सकते हो। तो ये दूसरी चीज। एंड फर्दर तीसरी चीज, जो डायगोनल रहता है यहाँ पे, ये जो डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ जो रहेगा, अब वो क्या रहेगा वो देखते हैं। डायगोनल जो भी बोलना है बोलो, एसी और बीडी, ठीक है, एसी या फिर बीडी दोनों डायगोनल ही है। तो देखो यहाँ पे भी ए पुट करो, यहाँ पे भी ए पुट करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रफ में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज अंडर रूट 2a स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बस रूट 2 बचा रहेगा। तो डायगोनल का लेंथ जो रहता है एक स्क्वायर में वो रहता है ए रूट 2। तो ये ए है, ये ए है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा ए रूट 2। सिमिलरली बीडी का भी लेंथ आएगा, अगर ये भी बनाओगे अगर बीडी का लेंथ, तो वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा ए रूट 2। ठीक है, तो ये याद रखना आपसे स्क्वायर के बारे में। डायगोनल अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसका डायगोनल जो भी रहेगा वो ए रूट 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है पैरेललोग्राम। तो इनफैक्ट देख सकते हो ये सारे के सारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम्स ही है। तो पैरेललोग्राम के बेसिक टाइप्स होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि यहां पे अपोजिट साइड जो रहते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल रहते हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसा 4 साइडेड फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल रहेंगे। एंड सिमिलर हमने याद हो तो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में बहुत सारी चीजें भी देखी थी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल तो है, ठीक है, ये पैरेलल तो है। फर्दर अपोजिट साइड्स इक्वल भी रहते हैं, राइट, ये भी हमने देखा था। फर्दर अपोजिट एंगल्स ये भी इक्वल रहते हैं, ये भी हमने देखा था। फर्दर हमने एक और चीज देखी थी कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये सब तुम्हें चीजें पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो टेंशन मतलब धीरे धीरे में प्रैक्टिस होती जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो ये लिखा देखो, अ फिगर इनक्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स विद अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम बन गया है। अब पैरेललोग्राम में जो पेरीमीटर रहता है, ठीक है, पेरीमीटर तो वो सेम रहता है रेक्टेंगल जैसा। तुम चाहे तो इसको बड़े वाले को L मान लो और छोटे वाले को B मान लो। तो इसमें अगर देखोगे तो ये बन जाएगा वापस से, ये भी L है तो ये भी L, ये भी है तो ये भी B हो जाएगा। तो बन जाएगा वापस से जैसा रेक्टेंगल में था सेम वैसा ही पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, फिर फर्दर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस क्या होता है, देखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, इसमें बस बेस इंटू हाइट है। तो यहाँ पे बेस क्या होता है, सपोज अगर मैं बेस को लेता हूं DC, ठीक है, तो मेरा हाइट क्या रहेगा, तो उस केस में मेरा हाइट रहेगा, देखो दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं यहाँ पे अपोजिट साइड्स, वो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, सपोज ये E है, तो वो रहेगा अपना हाइट। तो ये हमारे पास है हाइट, H बोल दो चाहिए तो DC जो बेस है तुम इसको बोल सकते हो ये अपना बेस है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेस DC इंटू हाइट, AE बोल दो या फिर H बोल दो, दोनों सेम चीज है। तो तुम अगर इतना सा भी याद रखोगे तो मोर देन इनफ है। तुम अगर को ये भी याद रखना है तो ये भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेस जो भी B रहेगा ऐसे भी लिख सकते हो, उसको चाहिए तो B इंटू H, यहाँ पे B ये है, लेकिन यहाँ पे B बार बार 2 बार हो गया ना, तो एक काम करते हैं इसको बेस ही रखते हैं पूरा अच्छे से, जो भी लिखा था मैंने पहले DC इंटू A, क्योंकि B ब्रेड अपना था ऑलरेडी, उसको मैं वापस से नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि मैं L और B के नाम से दिया था उसको। फर्दर तो ये तो हो गया अपना पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ पे डायगोनल का लेंथ निकालना तो निकाल सकते हो, लेकिन अभी वो सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, वो सब तुम एडवांस हायर मैथमेटिक्स में देखोगे इसका डायगोनल कैसे निकालना है। ठीक है, अभी के लिए वो सब टेंशन मत लो। फिर आता है अपना रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, पैरेललोग्राम जैसे रहता है, बट सारे के सारे जो साइड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल। एंगल 90 डिग्री जरूरी नहीं हो, बस क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड ऑल साइड जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, यानी इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ, सबका साइड लेंथ इक्वल। तो ये A मान लो, ये भी A मान लो, ये भी A मान लो और ये भी A मान लो। तो इस तरीके से हो जाएगा। फर्दर रोम्बस में एक खास बात क्या रहती है कि इसके अगर डायगोनल्स बनाओगे ऐसे,
एंड ऐसे, तो वो डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के, एंड वो दोनों बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी इसका और इसका लेंथ इक्वल रहेगा, फर्दर इसका और इसका लेंथ इक्वल रहेगा। सपोज ये बीच वाला पॉइंट है ई, ठीक है। तो डायगोनल्स, सपोज लेट डायगोनल्स, अब यहां पे पूरी कहानी डायगोनल्स के बेसिस पे रहती है। लेट डायगोनल बी AC इज इक्वल टू D1, ठीक है। AC को मैं बोलता हूं D1 है, एंड BD इज इक्वल टू D2। तो यहां पे देखो AC को मैंने D1 ले लिया, BD को मैंने D2 ले लिया, दोनों डायगोनल्स अगर सपोज गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग बाकी सब चीजें निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर अगर देखोगे, सबसे पहले साइड के बारे में देखोगे। देखो डायगोनल D1 और डायगोनल D2 पता है, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा लेंथ है D1, ठीक है। तो ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो EC का लेंथ कितना हो जाएगा, EC का लेंथ, देखो AC का लेंथ है D1, तो EC का लेंथ हो जाएगा D1/2। फर्दर BD का लेंथ कितना है, D2, ये पूरा लेंथ D2 है, तो वापस से बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो ED का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ED का लेंथ हो जाएगा D2/2, राइट। फर्दर EC और ED आ गए, तो ये और ये लेंथ आ गए, एंड फर्दर ये एंगल 90 डिग्री है, तो तुम यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल CED में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो हमारे पास साइड जो कि है A, उसका फॉर्मूला आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वो आएगा ऐसा कुछ, तुम लोग खुद भी कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, हाफ अंडर रूट D1² प्लस D2², मतलब इसका स्क्वायर D1²/4 प्लस D2²/4, एलसीएम लोगे तो D1² प्लस D2²/4, और अंडर रूट में वो 4 बाहर आएगा तो बाहर में 2 आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है कि अगर दोनों डायगोनल्स गिवन है तो उससे साइड निकाल सकते हो, और अगर साइड निकल गया तो पेरीमीटर तो आराम से निकल जाएगा। देख लो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, देखो चारों साइड्स का लेंथ इक्वल है, तो 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू ए लिख दो, सेम ही चीज है, ठीक है। और लास्ट में जो बचता है वो है एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, या फिर हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग भूल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है, जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मुले जो भी बॉक्स किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, उन सबको तुम्हें याद रखना है। अब जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं के बेस पे रहेंगे, इनके बेस पे कुछ ना कुछ तो रहेंगे, ठीक है। फर्दर एक और सर्कल भी होता है, तो सर्कल में भी तुम लोग को सब चीजें आनी चाहिए। जैसे कि अगर सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, तो वो रहता है 2πr, एंड अगर सर्कल का अगर रेडियस r है तो उसका एरिया भी निकालना है, तो वो होता है πr², ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोग को कवर होनी चाहिए कि सर्कल के बारे में भी, अगर सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर जो निकालना है 2πr, पाई यहाँ पे इरेशनल टर्म है जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 22/7 या फिर 3.14 बोलते हैं। फर्दर ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस, ये होता है एरिया। अगर हमारे पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, मतलब अगर सर्कल को अगर ऐसे हिस्से में डिवाइड करोगे, तो सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर में देखो पूरे का क्या है 2πr, ठीक है। तो बस आधे का क्या होगा, ये वाले का, तो वो हो जाएगा πr। यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालना है तो वो हो जाएगा πr, ठीक है। या सर्कुलर पार्ट वाले बस πr। फर्दर ये वाला भी तो रहेगा ना जिसमें रेडियस r है, और इसका भी रेडियस r है, तो इसमें फर्दर 2r भी जुड़ जाएगा। एंड इसका अगर एरिया की बात की जाए तो टोटल एरिया है, ये वाला पूरा टोटल एरिया πr² है, तो उसको आधे में डिवाइड करोगे तो πr²/2। तो ऐसा ये सेमी सर्कल का भी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ये तुम चीजें नोट में पॉइंट लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी पढ़ा है इसलिए मैं ये सब लिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि सर्कल तुमने पहले भी पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। मैंने ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक एग्जांपल है तुम्हारा एनसीईआरटी में ही, तो उसको एनसीईआरटी के एग्जांपल के साथ तुम्हें कंप्लीट करना है उससे, ठीक है, जिसमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछा है। लिख लो ये सारे जो भी मैंने थ्योरी बताई है अभी अच्छे से नोटबुक में। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ और फिर कहीं पे खत्म करेंगे आज के लिए। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखने में तो लग रहा है, लेकिन सिंपल है अगर तुम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ के चलोगे तो देखो सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 30 मीटर्स। तो देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क यहाँ पे डायग्राम में पूरा बना के दिया है उसने, वो बोल रहा है जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो 30 मीटर्स है, लेंथ मतलब बड़ा वाला, एंड जो छोटा ब्रेड तो है या फिर विड्थ बोलो उसको, विड्थ जो है वो 20 मीटर्स है। फिर उसके बाद इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर,
पहला पार्ट है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट। तो देखो रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसका मतलब लेंथ यानी L इज इक्वल टू कितना है 30 मीटर्स एंड ब्रेथ यानी B इज इक्वल टू कितना दिया है 20 मीटर्स। तो इसका मतलब अगर ये B है और ये L है, ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो क्या पूछा टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे बाउंड्री पे फेंस लगाना है, मतलब पार्टीशन करना है उसे। तो पार्टीशन करने के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा कि बाउंड्री कितने लेंथ का है। मतलब पहले पार्ट में वो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है पेरीमीटर निकालो कितना आ रहा है। तो पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू एल प्लस बी, हमने फॉर्मूले में देखा था। तो 2 इंटू 30 प्लस 20, राइट। तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। तो 2 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 100 मीटर्स। तो एरिया इसका जो लेंथ जो आएगा पेरीमीटर, जो फेंस के लिए जितना भी लेंथ ऑफ फेंस लगेगा वो लगेगा 100 मीटर का फेंस लगने वाला है। तो 100 मीटर के फेंस यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे लगाना है तुम्हें। सेकेंड पार्ट में क्या है, हाउ मच लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्क। तो ये जो पूरा का पूरा पार्क है वो कितना लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो लैंड ऑक्यूपाई करने का मतलब वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और स्पेस कैसे आएगा, तो वो आएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, या फिर एरिया ऑफ द पार्क लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा, लेंथ कितना है 30 मीटर्स, ब्रेथ कितना है 20 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 3 टू 6 और 2 जीरोस है। अब याद रखना बहुत लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं कि यहाँ पे आंसर तो लिख देते सही से, लेकिन यूनिट सही से नहीं लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पेरीमीटर रहता है वो हमेशा यूनिट्स के टर्म में आता है। जो भी लेंथ दिया है, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, लेंथ मीटर में है तो मीटर में आएगा। देखो लेंथ, अगर लेंथ किलोमीटर में तो किलोमीटर में आएगा। तो अलग अलग जो लेंथ आएगा वो यूनिट्स में रहेगा, जो भी करस्पॉन्डिंग लेंथ की यूनिट्स रहेगी। एंड एरिया ऑफ द पार्क जो आता है वो आता है स्क्वायर यूनिट्स में। तो जो भी हमारा यूनिट था क्वेश्चन के अंदर लेंथ का, उसका बस स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखो मीटर था तो इसका मतलब तुम्हें मीटर स्क्वायर करना है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो। तो ये सब एरिया के यूनिट्स हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हें प्रॉपर यूनिट लिखना है। देख सकते हो यहाँ पे मीटर में दिया है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आना चाहिए प्रॉपर। वो नहीं देखोगे तो तुम्हारे कुछ मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट थोड़ा सा बड़ा लिखा है क्वेश्चन। अ पाथ ऑफ 1 मीटर विड्थ रनिंग इनसाइड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। तो देखो ये 1 मीटर विड्थ का एक पेरीमीटर में ऐसे एक पाथ जा रहा है, हैज टू बी सीमेंटेड। तो इसको सीमेंट करना है ताकि लोग उस पर चढ़ सके। मतलब बस एक फुटपाथ बनाना है मुझे ऑन द सराउंडिंग सर्कमफ्रेंस। तो ना उसको सीमेंट करना है। ये जो पार्ट है, ये जो मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मुझे सीमेंट करना है। ठीक है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सीमेंटेड पाथ। तो ये सीमेंटेड पाथ बनाने के लिए मुझे कितने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे। अगर एक बैग ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू सीमेंट 4 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब एक सीमेंट का जो बैग रहेगा उससे मैं 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकता हूं। तो मुझे वो पूछ रहा है कितने सीमेंट के बैग्स लगेंगे ताकि ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो सके। तो ये जो एरिया है, जो स्लैश वाला, जो पाथ वाला जो एरिया है, क्या बोलेंगे पाथ, या फिर ऐसे बोलते हैं। तो एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। तो पाथ का एरिया कैसे निकालोगे, जो पाथ का एरिया है। तो सोचो पाथ का एरिया निकालने में कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि अगर मैं बाहर वाले एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर या फिर एरिया ऑफ द पार्क, उसको मैं माइनस करता हूं। देखो ये टोटल जो पार्क का एरिया था उसको मैं माइनस करता हूं एरिया ऑफ द, ये जो अंदर वाला क्या है, अगले सेंटेंस में पता चलेगा। देयर आर 2 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ऑफ साइज दिस एंड द रेस्ट हैज ग्रास ऑन इट। तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रास है। ये फ्लावर बेड है, ये फ्लावर बेड है और ये पाथ है। तो मुझे एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ अगर निकालना है तो ये पूरे पार्क का एरिया को मुझे इनसाइड वाले रेक्टेंगल से माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या फिर एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल। तो अंदर वाले जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। सोचो क्यों, क्योंकि अगर ये टोटल एरिया में ये और ये दोनों इंक्लूड हो रहा है, ये अंदर वाला भी स्क्वायर रेक्टेंगल और ये बाहर वाला पार्ट, लेकिन मुझे अंदर वाला रेक्टेंगल नहीं चाहिए तो मैं उसको माइनस कर दूंगा बस। तो ये अंदर वाले रेक्टेंगल को तुम्हें बस माइनस करना है। तो देखो ये हमारे पास डिफरेंस तो आ गया, लेकिन अभी एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल, हमें एरिया ऑफ द पार्क तो पता है कितना एरिया ऑफ द पार्क 600 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए मुझे इसका लेंथ चाहिए होगा, यानी यहां से लेके यहां पे इसका ये लेंथ चाहिए होगा मुझे। ठीक है, सिमिलरली
ये ब्रेथ भी चाहिए होगा, यहां से लेके यहां पे इसका ब्रेथ भी चाहिए होगा। सोचो वो कैसे निकालोगे। तो लेंथ ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, तो अंदर वाले रेक्टेंगल का लेंथ मुझे निकालना है, तो कितना होगा वो सोचो। तो ये पूरा का पूरा 30 मीटर है। अब ये जो विड्थ है पूरे जो पाथ का जो विड्थ है वो 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर रहेगा, तो यहाँ पे ये भी 1 मीटर रहेगा। तो तुम्हें टोटल 30 मीटर में से ये 1 मीटर और ये 1 मीटर हटाना है बस। तो 30 माइनस वन विच इज इक्वल टू 28 मीटर। सिमिलरली ब्रेथ यानी विड्थ ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल, जो भी अंदर के रेक्टेंगल का अगर विड्थ निकालना है तो वापस से देखो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है 20 मीटर्स का है। अब देखो ये 1 मीटर का है और ये भी 1 मीटर का है, तो ये 20 में से ये 1 और ये 1 हटाओगे तो वापस सेम चीज 20 माइनस वन विच इज इक्वल टू 18 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द पाथ कितना है तो वो तो पहले निकाला था 600 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल। तो अंदर वाले रेक्टेंगल का लेंथ अभी कितना मिल गया हमें 28, लेंथ इंटू ब्रेथ लगाना सीधा 28 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। तो जो भी ये वैल्यू कैलकुलेट करो 600 18 8 जा तो वो हो जाएगा 144, बिल्कुल 144 14 18 2 जा 36 और 14 50, तो 504 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ, जो भी पाथ का एरिया है, जो भी वो जो फुटपाथ के लिए जो बाहर में बाउंड्री का एरिया जो है वो कितना आ रहा है देखो, माइनस करो तो ये बन जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो एक बार अच्छे से, हमें ये एरिया नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट, तो कितने बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हमें इसको सीमेंट करना है, ठीक है, रास्ते को सीमेंट बनाना, सीमेंट भरना है उसमें। तो ऐसे कितने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे टू कंस्ट्रक्ट द सीमेंटेड पाथ, तो ये सीमेंटेड पाथ के लिए कितने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे सच दैट एक बैग ऑफ सीमेंट 4 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट, या फिर ऐसे लिखो, टू कवर 4 मीटर स्क्वायर एरिया वी नीड 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो देयरफॉर टू कवर 96 मीटर स्क्वायर एरिया, एक बैग मतलब 4 मीटर स्क्वायर के लिए एक बैग है, तो वी विल नीड कितने बैग्स लेंगे अभी। तो देखो क्या करना है, बस एरिया ऑफ द पाथ टू बी सीमेंटेड, ये जो भी एरिया सीमेंट करना है पूरे पाथ का एरिया निकालो अपॉन एरिया ऑफ एरिया कवर्ड बाय 1 बैग ऑफ सीमेंट, एरिया कवर्ड बाय 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो इसको बस तुम्हें डिवाइड करना है, बेसिक में यूनिटरी मेथड यूज किया मैंने कि 4 मीटर स्क्वायर 1 बैग, तो 96 मीटर स्क्वायर एक्स बैग, तो एक्स की वैल्यू बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, या फिर ऐसे भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एरिया ऑफ द पार्ट टू बी सीमेंटेड, तो एरिया ऑफ द पार्ट कितना है 96 मीटर स्क्वायर और एरिया कवर्ड बाय 1 बैग ऑफ सीमेंट, तो एक बैग के लिए 4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड हो रहा है, तो डिवीजन करो तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, इसका मतलब 24 बैग्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं फॉर कवरिंग दिस एरिया ऑफ द सीमेंटेड पाथ, ठीक है। तो 24 बैग्स ऑफ सीमेंट लगने वाले हैं। इसी से अपना थर्ड पार्ट हुआ। अब बचा लास्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द एरिया देयर आर टू रेक्टेंगुलर, ऐसे लिख देना, देयर आर टू रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ऑफ साइज 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर। तो कई बार यहाँ पे रेक्टेंगल का ऐसे देते हैं मेजरमेंट्स, ये जो लेंथ और ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ऐसे मेजरमेंट देते हैं लोग रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ईच, मतलब 2 रेक्टेंगल फ्लावर बेड्स है यहाँ पे और यहाँ पे एज शोन, एंड द रेस्ट हैज ग्रास ऑन इट, तो ये पूरा जो बीच वाला पार्ट है उसमें घास आने वाली है। फिर नेक्स्ट फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द ग्रास, तो बहुत सिंपल सा है, तो एरिया कवर्ड बाय ग्रास कितना रहेगा, एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल माइनस, अब देखो ये एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल में से ये और ये एरिया मुझे माइनस करने पड़ेंगे, तो माइनस एरिया ऑफ द 2 फ्लावर बेड्स, एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स। अब देखो दोनों फ्लावर बेड्स का जो डायमेंशन है वो तो दोनों इक्वली है, कि इसका भी 1.5 2 मीटर है और इसका भी 1.5 to 2 मीटर है। तो देखो एरिया कवर्ड बाय द ग्रास अगर निकालेंगे
तो एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल तो पहले निकाला था मैंने, एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल कितना आया था 504 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द 2 फ्लावर बेड्स अगर निकालना है तो एक फ्लावर बेड के एरिया जो भी आ रहा है उसको मैं ट्वाइस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड यानी 1.5 इंटू 2 ये हो जाएगा, और इंटू 2 क्यों, क्योंकि 2 फ्लावर बेड्स है, ये तो एक फ्लावर बेड का एरिया हो गया, 2 का मुझे बस ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 504 माइनस 1.5 इंटू 2 बन जाएगा 3, और 3 इंटू 2 बन जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, तो 504 माइनस 6 यानी कितना आ रहा है 498 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बस तुम समझते जाओ कि करना क्या है, अपने आप तुम्हें हिंट क्लियर चीजें दिखती जाएंगी, बस किसी चीजों से माइनस करने की तुम्हें बस सोचना पड़ेगा, ठीक है। लिख लो इस क्वेश्चन को। मेरे को और एक एग्जांपल करना था, लेकिन चलो वो मैं होमवर्क में देता तुम्हें एग्जांपल, पूरा एक्सरसाइज देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। वैसे तो ये काफी इतने एग्जांपल, एक एग्जांपल में मैंने सब कुछ कवर कर लिया जो भी कवर कर सकता था। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो भी है 11.1 उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसमें थोड़े से सर्कुलर के भी क्वेश्चंस है, सर्कल के भी क्वेश्चंस है, सेमी सर्कल के भी हैं, ठीक है। तो वो सब ध्यान से करना कि कई बार सेमी सर्कल में पेरीमीटर निकालने में कोई कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो सब क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करो। मैं पहले रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी के पहले सॉल्व एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, एंड उसके बाद ही तुम लोग एनसीईआरटी के 11.1 के एग्जांपल्स करना है तो कर सकते हो, क्वेश्चंस जो भी है, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।